Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स that we're discussing today. So the first article is on the aspects of Uniform Civil Code. So यहाँ पर समझेंगे first of all Uniform Civil Code होता क्या है, Uniform Civil Code के historical perspectives क्या-क्या हैं, Uniform Civil Code के implementation में क्या-क्या challenges हैं, इसके क्या-क्या हो सकते हैं pros, इसके क्या-क्या हो सकते हैं cons, all these things in a comprehensive manner we'll be seeing in our first article. The second article is with respect to the appointment system when it comes to higher judiciary. तो जो higher judiciary that is the high court and supreme court, इनमें appointments के लिए क्या system है as of now, जो present system है उसमें क्या क्या flaws हैं, उन flaws को दूर करने के लिए हमारे पास क्या steps हैं, हमने क्या क्या reforms लिए थे, as well as कौन से judicial judgments और pronunciations हुए हैं related to the appointment system, that also we'll be seeing in our second article. The third one is with respect to the टेस्टिंग ऑफ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर समझेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल होने का मतलब क्या होता है, हाउ इज दिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफरेंट फ्रॉम क्रूज मिसाइल. देन वी विल अंडरस्टैंड कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका रेंज का क्या सिग्निफिकेंस है, एंड व्हाट आर द अदर क्राइटेरियाज और कैटेगरीज इन विच वी कैन सेग्रीगेट द मिसाइल्स दैट विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth one is with respect to a major judgment coming out of Supreme Court, that is with respect to the aspects of corruption. So यहाँ पर इस जजमेंट को समझने के लिए, इसकी ग्रेविटी को समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि करप्शन क्या है, करप्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे आप करप्शन को डिफाइन कर सकते हो, इंडिया में करप्शन होने के क्या क्या रीजंस हैं, कौन से कल्प्रिट्स हैं, इंडिया में करप्शन को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन से रिफॉर्म्स हमने लिए हैं, कौन से रिफॉर्म्स हमें लेने बाकी हैं. All those things we'll be seeing in our fourth article. And then the fifth one as usual is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of uniform civil code. So यहाँ पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि states can enact laws on the uniform civil code. So this is a comment coming out of the law minister which he commented in the Rajya Sabha recently. सो इस कमेंट को समझने के लिए, इसके नुआंसेस को समझने के लिए फर्स्ट यूनिट टू अंडरस्टैंड कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन कोड. सो कोड लीगल टर्म्स में कहें, कोड इज द सेट ऑफ लॉज या कल्मिनेशन और ग्रुप ऑफ लॉज को हम लोग क्या कहते हैं, कोड, जो कि एक पर्टिकुलर थीमेटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है. नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जितने भी लॉज हैं जो कि पर्सनल मैटर्स को गवर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन से रिलेटेड, उन सब एस्पेक्ट्स में जितने भी कानून हैं उसमें अगर आप यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं देन इट इज नॉन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड. एज ऑफ नाउ ये जो लॉज हैं जो कि पर्सनल मैटर से रिलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज से रिलेटेड लॉज हैं, डिवोर्स से रिलेटेड लॉज हैं, वो वैरी करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द रिलीजन ऑफ द सिटीजन. सिटीजन कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, क्या वो हिंदू है या क्या वो मुस्लिम है या इस्लाम फॉलोवर्स हैं, उसके हिसाब से उनके जो पर्सनल मैटर्स के जो कानून हैं वो वैरी करते हैं. और अगर इस वेरिएशन को अगर दूर करते हैं और यहां पर हम लोग यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं then that principle is known as uniform civil code. So let's understand the historical perspective first and let's start with colonial era or pre-independence era. अगर colonial era की बात करें, the first and the foremost report जो कि इससे related है when it comes to UCC is known as the Lex Loci report, which published its report in the year 1840. लेक्स लॉ की रिपोर्ट में यह पर्टिकुलरली कहा गया, इट स्ट्रेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस एट द सेम टाइम द नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज, जो कि रिलेट कर रहे हैं क्राइम से, एविडेंसेस से और कॉन्ट्रैक्ट से. एट दैट टाइम वी हैड अ लॉट ऑफ प्रोविंसेस और हर एक प्रोविंस में डिफरेंट सेट ऑफ लॉज थे और इस डिफरेंट सेट ऑफ लॉज को एडमिनिस्टर करना काफी डिफिकल्ट था. इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल और इसीलिए इट वाज स्ट्रेस्ड कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए इन द लेक्स लॉ की रिपोर्ट. Then you guys would remember कि जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था ऑफ द ईयर 1859, सो वहां पर उन्होंने पर्टिकुलरली एश्योरेंस दिया दैट दे वोंट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर. सो एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर वाज एश्योर्ड बाय द क्वीन ड्यूरिंग हर प्रोक्लेमेशन इन ईयर 1859. सो इसलिए क्या हुआ, इसलिए जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज को कोडिफाई कर दिया गया, बट जितने भी सिविल लॉज हैं उसे छोड़ दिया गया. वो डिपेंड करते गया, वो वैरी करते गया कम्युनिटी टू कम्युनिटी और रिलीजन टू रिलीजन. देन अगर पोस्ट कॉलोनियल एरा की बात करें फ्रॉम 1947 टू 1985,
देयर वाज द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि काफी मेजर इंपैक्ट रहा इकोनॉमी में, काफी मेजर इंपैक्ट रहा आपके इंडिया के फाइबर्स में इटसेल्फ। सो ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काफी सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू जी थे, बी आर अम्बेडकर जी थे, दीज पर्सनैलिटीज पुश फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर आप रिलीजन के बेसिस पर, रिलीजन के नाम पर अगर आप कानून बांट दोगे, अगर आप पर्सनल मैटर्स को बांट दोगे, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वुड हैव अ लॉट ऑफ रैम्पिफिकेशंस वुड बी देयर एंड द कॉस्ट मस्ट बी provided and the cost must be accrued by whom? The citizens of India. और that is why उन्होंने particularly कहा था during the drafting of constitution itself कि हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। और the same time ये लीडर्स को ये भी पता था कि at that time during the 1947 India was not in a condition कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को implement कर पाए, because you need to have a lot of resources। और अगर आप सदियों से चलते आ रहे सब सिस्टम्स को अगर आप सिग्निफिकेंटली इन रेडिकल मैनर अगर आप उसे अप्रूव करते हो, देयर कैन बी एन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और इन सब चीजों को देखकर ही जो यूसीसी के जो प्रिंसिपल हैं उसे फंडामेंटल राइट ना बनाकर, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली एनफोर्सेबल ना बनाकर उसे रखा गया इन दी डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल इज आर्टिकल 44। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द रिफॉर्म्स जो कि इस पीरियड में लिए गए थे। सो द फर्स्ट बिल इज नोन एज द हिंदू कोड बिल, जो कि पर्टिकुलरली हिंदू फॉलोअर्स से रिलेटेड हैं। देन सक्सेशन एक्ट थे जो कि हिंदू फॉलोअर्स के सक्सेशन से रिलेटेड हैं। हिंदू मैरिज एक्ट थे, हिंदू फॉलोअर्स के मैरिज से रिलेटेड। सिमिलरली माइनॉरिटी एंड गारंटीशिप एक्ट था, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, स्पेशल मैरिजेस एक्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर सिमिलर एक्ट्स फॉर एवरी डिफरेंट कम्युनिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड इटसेल्फ। नाउ अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्टैंडर्ड की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैंड की बात करें व्हेन इट कम्स टू यूसीसी, सो एज आई मेंशन देयर इज वन आर्टिकल, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि यूसीसी को स्ट्रेस करता है या स्टेट को कहता है कि वी नीड टू हैव और वी नीड टू प्रमोट यूसीसी, दैट इज आर्टिकल नंबर 44। बट एट द सेम टाइम वी आर हैविंग आर्टिकल नंबर 37 that states that the vision of UCC is enshrined in the Indian Constitution and is the goal towards which the nation should thrive. So both these articles are related to the aspects of UCC itself. Now, अगर जुडिशियल इंटरवेंशंस की बात करें, they had a very big impact when it comes to UCC. The first and the foremost case जो कि एक milestone रहा when it comes to UCC as well as the women's right in India is known as the Shah Bano case of 1985. शाह बनो केस में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है दैट वाज चैलेंज्ड बिकॉज मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो मेंटेनेंस है जो कि हस्बैंड को डिवोर्स वाइफ को देना होता है दैट इज only till the period of Iddat. And what is Iddat? Iddat is known as the 3 lunar months and that is approximately 90 days. So जो मेंटेनेंस है जो कि हस्बैंड को वाइफ को देना है दैट इज ओनली फॉर दिस पीरियड ऑफ इद्दत और 90 डेज, और इसे चैलेंज कर दिया गया। और इस चैलेंज का जो इंपैक्ट रहा, इस पिटीशन का जो इंपैक्ट रहा दैट वाज वेरी ग्रूसम। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में डिबेट स्टार्ट हो गए, एजिटेशन स्टार्ट हो गई, डिबेट्स, एवरीथिंग, नेशन वाइड मूवमेंट, एवरीथिंग स्टार्टेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दी देन गवर्नमेंट गॉट प्रेशराइज्ड और प्रेशर के अंडर उन्हें पास करना पड़ा मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986 एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स राइट इन इंडिया ऑल्सो। Another important case was Daniel Latifi case, जहां पर ये जो MW है it was challenged on specific grounds. Then Salah Mudgal case was another important factor. Now Salah Mudgal case is very peculiar in nature क्योंकि यहां पर कोर्ट हेल्ड कि जो हिंदू मैरिज है जो कि सोलमाइज किया गया है अंडर द हिंदू लॉ, इट कैन ओनली बी डिसॉल्व ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर द हिंदू मैरिज। दैट मीन्स अगर दोनों पार्टीज हिंदू हैं और उनकी जो मैरिज है वो हिंदू लॉ के हिसाब से है, देन उसे अगर तोड़ना भी होगा, अगर उसे डिसॉल्व करना भी है, देन ऑल्सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट ओनली। बट यहां पर सवाल ये था सरला मुदगल केस में कि अगर जो वुमेन है शी गेट्स कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड देन शी रीमैरिज, देन क्या जो हिंदू मैरिज हुआ था इट गेट्स डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। दैट वाज द क्वेश्चन बिफोर द जुडिशियरी एंड इट वाज अ वेरी पेक्युलर केस, बट गोइंग इनटू द फाइनल डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी's perspective. So let's keep it to that. Another important factor or important case when it comes to judicial intervention of UCC is known as the John Valamatam case, जहां पर जो priest है from Kerala, John Valamatam, he challenged the constitutional validity of section 118 of Indian Succession Act,
ये कहकर कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी व्हेन इट कम्स टू क्रिश्चियंस एज इट imposes unreasonable restrictions on their donations of property, जो कि वो willfully देना चाहते हैं. So there were a lot of factors and finally the Supreme Court struck it down, and these are some of the most important judgments, most important interventions of judiciary when it comes to UCC. अब देखते हैं अगर यूसीसी आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके क्या क्या हो सकते हैं रैम्पिफिकेशन. लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एडवांटेज इज दैट इट वुड प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड रिड्यूस डिस्कॉर्ड. अगर जो सेट ऑफ लॉज हैं जो कि आपको गवर्न करेंगे व्हेन इट कम्स टू मैरिज या सक्सेशन या डिवोर्स, अगर उसमें सिमिलैरिटी है, दैट वुड प्रमोट यूनिफॉर्मिटी. वहां पे डिफरेंसेस नहीं होंगे क्योंकि आप वहां पर आपकी किसी भी सिटीजन या किसी भी पेटिशनर जो है उसके आप रिलीजन नहीं देखोगे. सेकेंड, इट वुड प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड वुमेन राइट्स. सेक्युलरिज्म कैसे? क्योंकि हर एक फैक्टर में, हर एक केस में आप किसी भी पिटिशनर के रिलीजन को नहीं देखोगे, पार्टीज के रिलीजन को नहीं देखोगे. यू वुड ओनली सी द एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ. दैट इज व्हाई इट वुड प्रमोट सेक्युलरिज्म. एट द सेम टाइम इट वुड आल्सो प्रमोट वुमेन्स राइट, बिकॉज जितने भी रिलीजियस लॉज हैं दे वेर ड्राफ्टेड अ लॉट ऑफ इयर्स एगो, वे बैक इन टाइम. और वे बैक इन टाइम था इसीलिए बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्की. वी कैन सी द एसेंस ऑफ पैट्रियार्की इन दिस लॉज, एंड मोस्ट ऑफ दिस रिलीजियस लॉज आर डिफेमेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स. और इसीलिए अगर आप नए लॉज बनाते हो, नए कॉमन लॉज बनाते हो, वी कुड मेक श्योर दैट दीज न्यू लॉज आर इन लाइन विद वुमेन्स राइट, आर इन लाइन विद इक्वालिटी व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स. Third important factor or advantage when it comes to implementation of UCC is the ease of administration. जब जो कानून होंगे जिसके हिसाब से आपको एडमिनिस्टर करना होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, that would mean that you would have an ease of administration also. And the fourth important point is the global scenario. अगर हम लोग ग्लोबली देखें तो टर्की, इजिप्ट जैसे कंट्रीज जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में भी पर्टिकुलर मुस्लिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है, पर्टिकुलर माइनॉरिटीज के लिए भी कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है. सो इंडिया ऐसी कंट्री जो कि काफी डाइवर्जेंट है, जो कि काफी वाइब्रेंट है, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मकसद रखती है, जो कि सेक्युलरिज्म का फोरमोस्ट एग्जांपल है, ऐसे कंट्री में हम क्यों डिफरेंट लॉज को रख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन? दैट इज द क्वेश्चन. सेम टाइम यहां पर डिसएडवांटेजेस देखने की जरूरत है. द फर्स्ट डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी कैन बी हैम्परिंग द डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म. इंडियन सोसाइटी की बात करें, इट इज फाउंड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो वी नो टू लिव विद डिफरेंसेस. और जो मल्टीकल्चरलिज्म है, इट इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्टेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. और अगर उस मल्टीकल्चरलिज्म को अगर आप तोड़ दोगे ऑन द नेम ऑफ ease of administration or other type of things, then it would hamper diversity, that is, which is one of the basic connotation of Indian society. Second point is that it violates fundamental rights also, because we are giving, और जितने भी citizens हैं उन्हें काफी सारे fundamental rights है when it comes to the states, when it comes to the constitution. और वो जो fundamental rights है उसे आप निकाल रहे होगे, आप equality के जो fundamental rights हैं या freedom of religion के जो fundamental rights हैं उसमें एक debate देख सकते हैं when it comes to UCC. because अगर एक side में आप freedom of religion की बात करते हैं, other side or the other hand you are having the equality also. so एक balance की जरूरत है, and this balance should not be on the sake of multiculturalism. Third point is that it may lead to communal interest. कैसे? अगर सदियों से चलते आए कोई भी रिचुअल को अगर आप रेडिकली स्टॉप करते हो, अप्रूव करते हो ओवरनाइट, देन इट वुड लीड टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. और इसीलिए यहां पर एक फेज मैनर में ओवर द टाइम ग्रेजुअल चेंजेस लाने की जरूरत है, rather than uprooting it right away. So now let's see कि क्या हो सकता है conclusion या way forward. So conclusion or way forward could be materialized in the form of a quote, a very nice quote which has been there or reiterated by the Indian government in various reports. So this quote states that the cultural diversity cannot be compromised to the extent that our urge for uniformity itself becomes a reason for the threat to the territorial integrity of the nation. So यहाँ पर इस कोड के हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस एक्सटेंट तक. इसे देखकर, किसे देखकर, जो हमारी अर्ज है यूनिफॉर्मिटी की, उस अर्ज के बलबूते पर या उस अर्ज को देखकर हम अपने
कल्चरल डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है नेशन का, दैट कुड कम अंडर स्टेक एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड. सो वी नीड टू हैव एन ग्रेजुअल phase manner approach when it comes to UCC. No uprooting, no overnight changes can result into a positive aspect here. With that, now let's move to our next aspect. That is on another comment coming out of Law Minister, but this is particularly with respect to appointment system when it comes to higher judiciary. जब हायर जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल और द सिस्टम आउट देयर इज नोन एज कॉलेजियम सिस्टम, व्हिच हैज बीन देयर इन द न्यूज फॉर a quite a long time, and that is why we have already covered this topic in great details in our 9th December video, जहां पर we started with the basic article जो कि इस contention इस debate का source है, and from that article we moved to all the judicial pronunciations related to the collegium system or related to the judicial appointments, and then we also discussed the issues with relates to the current collegium system. So please refer to this article, please refer to this video of 9th December so that you have a crystal clear clarity when it comes to this topic. With that, now let's move to our next aspect. That is on the aspects of Agni 5 ballistic missiles. So यहाँ पर India has test fired Agni 5 ballistic missiles. So इसके बेसिक नुआंसेस को समझते हैं, इसके बेसिक्स को फर्स्ट क्लैरिफाई करते हैं, उसमें कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं. So let's start with the first basic, that is with respect to range. अगर रेंज के बारे में बात करें, सो इंडिया को सेंटर पॉइंट में अगर रखते हैं, सो रेंज के हिसाब से आप वेरियस डायमेंशंस को कैटर कर सकते हैं. द लॉन्गेस्ट डायमेंशन जहां पर इंडिया से कोई लॉन्च मिसाइल जा सकता है, दैट इज द 5000 किलोमीटर, जो कि हमारे पास as of now capability, and this capability has been induced in India's military structure because of Agni 5 मिसाइल, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है as of now, जो कि पब्लिक डोमेन में जानकारी है. सेम टाइम पे काफी सारे डिफरेंट मिसाइल्स हैं. देयर इज अग्नि 4, अग्नि 3 है, अग्नि 2, अग्नि 1 इज देयर इज पृथ्वी, देयर इज प्रहार, निर्भय, ब्रह्मोस, अ लॉट ऑफ अदर मिसाइल्स आते हैं जो कि न्यूक्लियर हैं, जो कि कन्वेंशनल है. तो यहां पर सवाल ये उठता है कि कैसे आप इन मिसाइल्स को कैटेगराइज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द रेंज. रेंज के हिसाब से आप कैटेगराइज तो कर सकते हैं, एट द सेम टाइम इसके अलावा और कौन से कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं. So the first category to segregate any missile is either categorizing it with ballistic missiles or categorizing it with cruise missiles. So missiles में basically conventionally अगर बात करें, दो टाइप्स के मिसाइल्स होते हैं. There is this ballistic missiles and there is this cruise missiles. क्रूज मिसाइल्स की बात करें, सो अगर क्रूज मिसाइल्स को अगर आप मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च करते हो, सो इट वुड हैव एन पैराबोलिक पाथवे. यू कैन सी द रेड लाइन हियर. सो वो एक पैराबोलिक पाथवे करेगा एंड वुड गो आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, देन इट वुड री एंटर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड देन इट वुड एंटर और इट वुड कॉम्प्रोमाइज द टारगेट. जो टारगेट है उसे वो वैनिश कर, उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा बेसिकली. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मिसाइल्स आप लॉन्च कर रहे हो, जो डिप्लॉय कर रहे हो, दैट मिसाइल्स वुड हैव एन पैराबोलिक पाथवे. So that is the basic feature of ballistic missile. बट अगर क्रूज मिसाइल्स की बात करें, द एबिलिटी ऑफ क्रूज मिसाइल इज मैन्यूवरेबिलिटी. वो क्या कर सकता है, वो मैन्यूवर कर सकता है. अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलरली बीच में देयर इज एनी हॉस्टाइल एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स हैं जो कि प्रेडिक्ट कर सकता है, जो कि इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इन दैट केस क्रूज मिसाइल्स की एबिलिटी होती है कि वो इस हॉस्टाइल एयर डिफेंसेस को सर्कमवेंट करे, इसके बगल से निकल जाए, सर्कमवेंट करें, एंड देन इट कैन एंटर और इट कैन हिट द टारगेट. दैट इज द एबिलिटी विद क्रूज मिसाइल, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स में नहीं है. सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स बैलिस्टिक मिसाइल्स में, क्योंकि आप अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाके वापस एंटर कर रहे हो, सो यू कैन टारगेट एनी और यू कैन द रेंज, जो टारगेट तक आप अचीव कर सकते हो, जो भी टारगेट आप एलिमिनेट कर सकते हो, दैट रेंज इज वेरी फार. काफी दूर के टारगेट को आप अचीव कर सकते हो, उसे एलिमिनेट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू बैलिस्टिक मिसाइल. बट क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथवे यूज करता है, देयरफॉर यहां पर जो एफिशिएंसी है दैट इज क्वाइट लो, एफिशिएंसी काफी कम है. बट अगर आपको एफिशिएंसी की बात करनी है, अगर आपको हायर एफिशिएंसी चाहिए, कोलैटरल डैमेज कम होना चाहिए, देन यू कैन यूज क्रूज मिसाइल, जिसमें एफिशिएंसी जो है दैट इज क्वाइट हाई. एट द सेम टाइम यहां पर बीच में हॉस्टाइल एयर डिफेंसेस को आप सर्कमवेंट भी कर सकते हैं, या मान लीजिए कि बीच में सिटीज हैं या कोई अदर एस्पेक्ट्स हैं, कोई आपके मोर डेंसर रीजन है, तो उस कंडीशंस में आप क्रूज मिसाइल्स यूज कर सकते हैं एंड नॉट द बैलिस्टिक मिसाइल. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मिसाइल्स.
एट द सेम टाइम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के अलावा काफी और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके हिसाब से आप मिसाइल्स को कैरेक्टराइज कर सकते हो, मिसाइल्स को क्लासिफाई कर सकते हो. द फर्स्ट इज क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल विच वी जस्ट डिस्कस. और क्रूज मिसाइल्स में भी बेस्ड ऑन द स्पीड थ्रू विच दे प्रोपोगेट, बेस्ड ऑन द स्पीड विच दे मूव, यू कैन सब डिवाइड देम एज सबसोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक. और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी टैक्टिकल, थिएटर और रेंज के हिसाब से आप कैरेक्टराइज कर सकते हो. सेम टाइम लॉन्च मोड के हिसाब से भी आप क्लासिफाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर कोई मिसाइल है जो कि सरफेस से लॉन्च करके एयर में कोई टारगेट को टारगेट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, देन इट इज नॉन एज सरफेस टू एयर मिसाइल्स. या अगर कोई मिसाइल है जो कि सरफेस से जाकर वापस सरफेस में किसी टारगेट को एलिमिनेट करते हैं, देन इट इज नॉन एज surface to surface missiles. At the same time, surface to sea है, air है, air to surface, and all other types of missiles are there based on the launch method. At the same time, क्या वारहेड वो मिसाइल कैरी कर रहा है, और द बेस ऑफ दैट आल्सो वी कैन क्लासिफाई. फॉर एग्जांपल, अगर जो मिसाइल्स हैं वो कन्वेंशनल वारहेड कैरी कर रहे हैं, क्या है कन्वेंशनल वारहेड, एनी हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स कैरी कर रहे हैं, देन इट इज नॉन एज कन्वेंशनल मिसाइल. एट द सेम टाइम, अगर वो जो मिसाइल्स हैं वो कोई स्ट्रेटेजिक वारहेड कैरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या न्यूक्लियर मटेरियल्स, एंड द सेम वे यू कैन कैरेक्टराइज इट इनटू स्ट्रेटेजिक वारहेड मिसाइल्स. सिमिलरली, गाइडेंस सिस्टम के हिसाब से भी आप उसे कैरेक्टराइज कर सकते हो, वायर्ड है या कमांडेड है, टेरेन कंपैरिजन है, कैसे गाइड कर रहे हैं आप उसे. रेंज के हिसाब से भी आप उसे कैरेक्टराइज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, जो हमारी अग्नि 5 है, दैट इज पर्टिकुलरली नॉन एज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, और इट इज बिटवीन द इंटरमीडिएट रेंज एंड इंटरमीडिएट कॉन्टिनेंटल. क्योंकि एज ऑफ नाउ जितने हमें पता है, द रेंज इज अराउंड 5000 प्लस. नाउ दिस इज ए रेंज जो कि पब्लिक डोमेन में है. नेवर इट हैज ऑकर्ड कि किसी भी मिसाइल की जो रेंज है वो आपको स्पेसिफिकली क्लासिफाई किया जाए, स्पेसिफिकली वो पब्लिक डोमेन में आउट किया जाता है. सो जनरली इट्स अ रेंज, और एज ऑफ नाउ 5000 प्लस रेंज के हिसाब से अगर चलते हैं, सो इट यू कुड इंक्लूड इट आइदर इन द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे आप एब्रिवेट करते हैं ICBMs. At the same time, मीडियम रेंज भी है जिसकी जो रेंज है दैट इज 1000 to 3500, एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 300 to 1000 किलोमीटर. Another way of classifying the missiles is based on propulsion system. किस टाइप के फ्यूल्स आप यूज कर रहे हो, किस टाइप के प्रोपल्शन सिस्टम है यूज कर रहे हो, क्या सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है, लिक्विड है या हाइब्रिड है. हाइब्रिड है भी तो किस में, रैमजेट है या स्क्रैमजेट है, क्रायोजेनिक है, किस तरीके का प्रोपल्शन सिस्टम आप मिसाइल्स में लगा रहे हो. ऑन द बेस ऑफ दैट आल्सो यू कैन क्लासिफाई द मिसाइल्स. सो देयर इज अ लॉट टू क्लासिफाई, एंड इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बेटर क्लासिफाई कर पाते हैं, बेटर स्टडी कर पाते हैं, बेटर मोबिलाइज कर पाते हैं इन मिसाइल्स को. With that, now let's move to our next aspect, that is on the comments coming out Supreme Court, particularly with respect to corruption. अब इस comments को समझने के लिए, इसकी gravity को समझने के लिए, you need to basically understand first of all कि corruption होता क्या है. So let's understand from the basics itself. So let us start with our first question, that is what is corruption. Corruption है क्या? So अगर Transparency International की माने, so उनके हिसाब से corruption is the abuse of entrusted power for private gain. So अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप कोई पर्टिकुलर पावर देते हो और वो पर्टिकुलर व्यक्ति उनको दिए गए पावर का गलत इस्तेमाल उठाते हैं for their private gains, for their personal gains, then it is known as corruption. Now the issue with this definition is that it is quite broad in nature. Yes, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मनी का ट्रांजैक्शन होना जरूरी नहीं है. अगर आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हो देन ऑल्सो इट इज करप्शन. सो इस हिसाब से जो वाइड है, जो आपकी होराइजन है, दैट इज क्वाइट ब्रॉडनिंग. और इस होराइजन को, ये जो ब्रॉड होराइजन है, इसको कवर करना इट्स अ वेरी बिग टास्क व्हेन इट कम्स टू इंडियाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. बट इन सब टेक्निकलिटीज में जाने से पहले फर्स्ट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि क्यों करप्शन एज ऑफ नाउ इज ग्रोइंग इन इंडिया, क्यों इतने साल के बावजूद भी इंडिया में करप्शन है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ करप्शन फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द हिस्टोरिकल रीजंस या लीगेसी इश्यूज. जो रैम्पेंट पॉवर्टी है जो कि इंडिया में है फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस इटसेल्फ. सेम टाइम जो 1991 से पहले, जो एलपीजी से पहले, जो हमारा जो प्री लिबरलाइजेशन टाइम था जहां पर परमिट राज चलता था, सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनके पास मोनोपोलीज थे. और जब आप मोनोपोलीज काफी सारे पावर्स दे देते हो इन द हैंड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एंटिटी, देन देयर इज अ स्कोप ऑफ
corruption, and that is why corruption जो है it's related to historical aspects. Even before independence also, अगर आप मुगल टाइम्स की बात करें, अगर आप मेडिवल टाइम्स की बात करें, तो उसमें भी करप्शन के बेसिक नुआंसेस हैं. इवन कौटिल्य ने भी करप्शन के काफी सब एस्पेक्ट्स को उन्होंने अपने बुक्स में लिखे हैं. Same time, particular political reasons are also one of the culprits when it comes to corruption. For example, जो use of black money है, criminalization of politics है, that has also caused corruption. Economic structure से भी related है, कैसे? Because there is unequal distribution of wealth. There is faulty process of liberalization. जो हम लोग ने liberalization किया, so liberalization करने के बाद हम लोग क्या करें? हम लोग legislations ला रहे हैं, हम लोग कानून ला रहे हैं. So जब आप लिबरलाइजेशन करने के बाद कानून ला रहे हो सेफगार्ड करने के लिए, so there is a lot of issues of manipulation, there is a lot of issues of undue disadvantage, and that is what is happening in India now. सेम टाइम लीगल लैकुनीज भी हैं, लीगल एस्पेक्ट्स में भी काफी सारे पॉथ होल्स हैं. जो आर्केक लॉज हैं जो कि आईपीसी 1860 में है, उसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स के जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं. एट द सेम टाइम जो लोकपाल एक्ट है उसमें भी काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं, और जो आरटीआई एक्ट है इट हैज आल्सो बीन डाइल्यूटेड आफ्टर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अमेंडमेंट्स. दैट इज व्हाई काफी सारे लीगल लैकुनीज हैं व्हेन इट कम्स टू करप्शन. सेम टाइम पे जुडिशियल रिलीज भी हैं. अगर कोई आदमी को किसी के खिलाफ अगर आप एविडेंसेस देते हो कि ये आदमी जो है वो करप्ट है या ये आदमी ने ये पर्टिकुलर करप्शन किया, देन जुडिशियरी में वो सालों साल वो केस चलता है. देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज देयर. अब जुडिशियरी जस्टिस प्रोवाइड ना करवा पाए, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीज इन करप्शन इन इंडिया, और एटलीस्ट सस्टेनिंग ऑफ करप्शन इन इंडिया. Another issue is social problems. जो mindset है non astina, that is there is no alternative. So ये जो mindset है जो कि Indian society में पल गया है, that mindset is also another issue because of which the corruption is thriving in Indian society. अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं impacts when it comes to corruption. The first impact is the hindrance to the developmental process. अगर करप्शन होता है so there is loss of wealth. क्या वेल्थ? जो कि आपके सिटीजन्स के लिए टारगेटेड थे, आपके हर एक वेलफेयर, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए टारगेटेड थे, डिसएडवांटेज सेक्शंस के वेलफेयर और सिक्योरिटी के लिए टारगेटेड थे. सो इट ऑफ कोर्स हिंडर्स द डेवलपमेंटल प्रोसेस. सेकेंड इज इकोनॉमिक लॉसेस. यस, जब करप्शन आप करते हो पब्लिक सर्विसेज में, तो जो एस्पेक्ट, जो सर्विसेज, जो वेलफेयर स्कीम्स जो कि लोगों तक पहुंचने हैं वो लोगों तक ना पहुंच के वो किसी गिने चुने करप्ट लोगों तक सीमित हो जाता है. सो द एस्पेक्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी इज ऑल्सो नॉट फुलफिल. द सेम टाइम इकोनॉमिक लॉसेस भी हैं. थर्ड इज द हार्मफुलनेस टू नेशनल सिक्योरिटी. जब आप करप्शन को बढ़ावा देते हो डिफेंस जैसे एस्पेक्ट्स में जो कि क्रिटिकल है इंडिया के सोवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, सो देयर इज अ रैम्पिफिकेशन टू इंडियाज सिक्योरिटी ऑल्सो, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो. सोशल सेक्टर लॉस भी हैं. जब करप्शन करते हो इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि टारगेट कर रहे हैं पुअर और वनरेबल सेक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, उनमें स्ट्रेंथनिंग लाने के लिए, सो इस टारगेटेड ग्रुप्स को वेलफेयर नहीं मिल पाता एंड दैट फंड गेट्स लॉस्ट इन बिटवीन इटसेल्फ. सो जो मकसद है हमारा टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड्स और इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज नॉट फुलफिल्ड. सेम टाइम देयर इज दिस लॉस ऑफ फेथ इन द सिस्टम. अगर कहीं पर आपको फोर्सफुली करप्शन को अगर आपको बढ़ावा देना होता है या आपको पैसे देने होते हैं, सो जो सिस्टम में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट चला जाता है. यू काइंड ऑफ बिलीव कि यस सिस्टम में करप्शन पलते आ रहा है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स नॉर्मल और यू कैन डू नथिंग. ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी आ जाता है एंड व्हेन दिस मेंटालिटी कम्स इनटू यू, देयर इज लॉस ऑफ फेथ इन द सिस्टम. सो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड, क्या सॉल्यूशंस है इसके. So the first way forward is the electoral reforms. आप क्या कर सकते हैं? आप क्रिमिनल्स को इलेक्शन में लड़ने से, कंटेस्ट करने से आप रोक सकते हैं. एट द सेम टाइम जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस, उससे आप लिमिट कर सकते हैं. जब ओवरऑल एक्सपेंडिचर आप वो लिमिट करोगे, सो ब्लैक मनी की जो यूसेज है दैट वुड आल्सो गेट लिमिटेड. ऑल्सो देयर इज एस्पेक्ट ऑफ स्टेट फंडिंग. हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, स्टेट इलेक्शन में पार्टीज को प्रोवाइड करें पर्टिकुलर फंड, और जब स्टेट प्रोवाइड करेगा फंड, दैट मींस देयर वुड बी ट्रांसपेरेंसी, देयर वुड बी अकाउंटेबिलिटी. और जो ये ब्लैक मनी के एस्पेक्ट्स हैं, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट हैं, जो क्रॉनी कैपिटलिज्म के एस्पेक्ट्स हैं, दैट एस्पेक्ट्स वोंट बी देयर. एट द सेम टाइम वी शुड एम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि वो एक लीगल फोर्स दे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को. Another changes can be with respect to autonomous institutions. जितने भी autonomous institutions है, CIC है, CBI है, लोकपाल है, CVC है,
इन जैसे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, इनमें मैन पावर देना, इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, सेफगार्ड्स देना, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स और वे फॉरवर्ड दैट वी कैन डू। सेम टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हैं। हम हायरार्की लेवल जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हायरार्की लेवल्स रिड्यूस करेंगे सो जो लोगों तक पहुंचने में जो दिक्कतें हो रही, जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेसी का जो इंप्लीमेंटेशन में जो इश्यूज हैं, जो लूप होल्स हैं, वो हट जाएगा। एट द सेम टाइम हमें पीरियोडिक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देनी चाहिए सिविल सर्विस को, ताकि वो सिविल सर्विसेज में जाने के बाद भी, इश्यूज को देखने के बाद भी, सिस्टम में इश्यूज को देखने के बावजूद भी वो काइंड ऑफ एक सेंसिटिविटी रखे व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल पीपल। उन्हें एक बेसिक मेंटालिटी डेवलप करनी चाहिए कि नहीं, पैसे को नहीं, बट यू शुड गिव प्रेफरेंस टू वेलफेयर, एंड दैट एस्पेक्ट कुड ओनली कम थ्रू सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जो कि पीरियोडिकली दिया जाएगा फॉर द सिविल सर्वेंट्स। Another set of reforms is the governance reforms. अगर गवर्नेंस में पेन एंड पेपर को चेंज कर देते हो विद इलेक्ट्रॉनिक मींस, या ई गवर्नेंस को आप ला देते हो, देयर यू कुड स्क्रूटिनाइज दोस एस्पेक्ट। आप वहां पर स्क्रूटिनी बढ़ा सकते हो, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हो, और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हो। एंड व्हेन यू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, द करप्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। Another set of reforms which you can do is the economic reforms. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आप फॉर्मलाइज कर सकते हो इकोनॉमी को, ताकि कोई जो ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स नहीं देते हैं, वैसे लोग भी एम्बिट के अंदर आए। जब एम्बिट के अंदर आएंगे, टैक्सेस देंगे, तो जो वेलफेयर के लिए जो फंड्स होंगे, मोबिलाइज कर पाएंगे जो फंड्स, दैट वुड आल्सो बी बिगर। सेम टाइम जो लीगल लेकुनीज है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग, स्टॉक मार्केट्स, लेजिस्लेशंस, ये सब एस्पेक्ट्स को भी आप दूर करना चाहिए। देन ओनली any culprit or any corrupt personality cannot use those loopholes. जनरली क्या करते हैं, वो जो करप्ट यूजर्स हैं, जितने भी नॉलेजेबल पर्संस हैं, उनमें जो करप्ट पर्सनैलिटीज हैं, वो इन लूप होल्स को टारगेट करते हैं, और इस लूप होल्स के बेसिस पर वो अपने पैसे या पॉकेट्स भरते हैं। सो इन लूप होल्स को बंद करना, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया हियर, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम फोकस करेंगे। एट द सेम टाइम वी शुड फोकस ऑन सोशल सेक्टर इंप्रूवमेंट्स ऑल्सो। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की दीदन चेयरमैन की बात करें, उनकी कोट अगर आप यहां पर कोट करते हैं, सो शी हैज पर्टिकुलरली मेंशन्ड हियर दैट pupils indifferences is the best breeding ground to corruption. That is why यहां पर first of all we need to improve the इक्वालिटी इन दी पॉपुलेशन। इक्वालिटी जो है, डिफरेंसेस जो है, उसे हमें एलिमिनेट करना है और इक्वालिटी प्रमोट करना है। अगर हम लोग इक्वालिटी ला पाए, इक्विटी ला पाए, देन we can stop the breeding ground, we can eliminate the breeding ground of corruption, and we can kill corruption from its root itself. With that, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding an company known as Artificial Limbs Manufacturing Corporation Limited. Please try to attempt this question. The second question is regarding the addition when it comes to sixth schedule. So both these questions are based on current affairs. So in questions को attempt करें, और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। as well as जो PPT है which we discussed, that also in the form of PDF, you would get a link in the video description itself. So stay tuned for more content. Refer to this question, attempt this question. If you have any issues, reach us in the comment section. We would be happy to entertain those doubts. With that, study hard, work hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.